अच्छा सर, ये बताइएगा फखर भाई कि अब 27th अमेंडमेंट आ गई और इसको मंजूर कर लिया गया, पहले सेनेट में और फिर इधर आ गई कौमी असम्बली में। और एक तो टाइमिंग्स का बड़ा इसमें मैटर करता है कि बहुत जल्दी में थे, यहाँ तक कि इरफान सिद्दीकी साहब की वफात को भी इन्होंने मुतनाज़ बना दिया और उनकी टाइमिंग्स को। तो इतनी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जल्दी क्या थी, इतनी आनन फानन सब कुछ करने का और सब कुछ खुफिया रखा गया। वो देखें ना, इसकी तो अर्जेंसी आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि कैबिनेट का इजलास पहले होना था शायद जुमेरात को, और फिर वो मुलतवी कर दिया गया। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बाकू चले गए, और लेकिन उनको फिर बाकू से उन्होंने ऑनलाइन जो है कैबिनेट का इजलास बुलाया और उसमें ये सारा मामला जो था इसको मंजूरी ली। तो इससे यानी आप डॉट्स मिलाते चले जाए ना कि नून लीग के लोग कहते हैं कि जी हमें तो मसवदे का पता ही नहीं जी। बिलावल जो है उनके साथ मसवदा शेयर किया जाता है, बिलावल जो है वो ट्वीट कर देते हैं कि जी ये मामला है। अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि पिछले दिनों में ये जो सो कॉल्ड नाराजगी चल रही थी कि मरियम नवाज ने कुछ कह दिया और उसके ऊपर पीपल्स पार्टी नाराज हो गई, इसहाक डार साहब जा रहे हैं, फिर वजीर आजम जा रहे हैं, नवाब शाह में मीटिंग हो रही है, जरदारी साहब ने उधर बुला लिया। ये वो अवाम को बेवकूफ बनाने का था कि ये पसे पर्दा जो थी ये इनकी इन मामलात के ऊपर मुशावरत थी। एक्चुअल तो आप देखें कि ये वही शहबाज शरीफ है ना जिसको कौम ने देखा भी है, और अब तो वो वीडियो क्लिप भी सबके पास है कि मैं गिरबान से पकड़ के सड़कों पे घसीटूंगा। आज जिसके ऊपर करप्शन के हवाले से बयानात आते थे और सारा कुछ था, उसको गिरबान से पकड़ के खींचना था, आज उसको इम्यूनिटी दे दी पूरी जिंदगी के लिए, यानी इस्तिस्ना दे दिया कि उनके ऊपर कोई केस जो है वो दायर नहीं हो सकता। तो ये अर्जेंसी जो थी ये ऑब्वियसली आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो थे और उनके जो अनडिक्लेयर्ड तर्जुमान फैसल वाडा बैठ के कहते थे कि ये तरमीम आ रही है और ये पास भी होगी और सब कुछ होगा। तो यस, यहाँ पे आपने गन पॉइंट के ऊपर जब इलेक्शन मैंडेट पे डाका डाल दिया, अब आप सियाह करें सफेद करें, आप तो जो सामने आता है उसके ऊपर गोली चलाने से भी आपको हिचकिचाहट नहीं होती। और पाकिस्तान में ठीक है माजी में मार्शल लॉज भी लगे, सारा कुछ लगा है, लेकिन जिस तरह से इस दफा सियासी सरगर्मियों के ऊपर और अपोजिशन के ऊपर एक मार्शल लॉ, एक फसाई निज़ाम लागू कर दिया कि वो एहतजाज भी नहीं कर सकते। और फिर अभी ये जो 27वीं तरमीम है, ख्वाब आता है कि अच्छा जी सुबह उठ के ये तरमीम कर ली जाए, तो वो तरमीम कर ली जाती है। कौन सा देखें ना, सुप्रीम कोर्ट आलाकार बनी रही। आप देखें 27वीं आईनी तरमीम में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि एक शख्स है उनकी आर्मी चीफ की मियाद खत्म हो रही है और वो जो है चीफ ऑफ डिफेंस के ओहदे पे भी फाइज होना चाह रहे थे। वो चीफ ऑफ डिफेंस के ओहदे पर क्यों फाइज होना चाह रहे थे? जब सारे इख्तियारात आर्मी चीफ के पास है तो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा भी तो ठीक है, वो सिंबॉलिक सही, लेकिन वो तीनों सर्विसेज को तो देखते हैं। लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस के ओहदे पे जाने की जल्दी क्यों थी और उसमें कौन से मामला आते हैं? पहले तो आप ये देखें, इसका मतलब ये है कि कोई डेडलाइन आपके पास है जिसके मुताबिक आपने बहुत सारी चीजें करनी है और फिर वो करना है। मिसाल के तौर पर कि अब आपने गजा में फौज भेजनी है अगर, और आप कहते हैं कि जी यूएन के तहत हो, तो अब कोई और कार्रवाई करनी है, तो ये देखें कि 27वीं तरमीम में महज ये नहीं हुआ है, क्योंकि अब मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल हैं जी, वो फील्ड चीफ ऑफ डिफेंस के ओहदे पे तो तैनात नहीं हो सकते थे ना। अब चीफ ऑफ डिफेंस का एक नया ओहदा क्रिएट करने का मतलब है आईनी तरमीम के जरिए से
कि आपने वहां पे एक तैनाती करनी है, और सादा वो नई तैनाती। हम इसको सादा अल्फाज में यूं बयान करते हैं कि पहले गजा में फोर्स भेजनी थी या किसी भी जगह पे फोर्स भेजनी है, तो पहले इसका फैसला होना था जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर में और तमाम सर्विसेज चीफ की मौजूदगी में, और उसको हेड करना था चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने। उसके नीचे होना था एयर चीफ, नेवल चीफ और आर्मी चीफ, यानी ये तीन होने थे, और तीनों अपनी अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन लेके आते। लेकिन इस तरमीम के बाद चूंकि चीफ ऑफ डिफेंस जो फोर्सेज हैं जनरल आसिम मुनीर, वो हो गए हैं 5 स्टार, और बाकी नेवल चीफ और एयर चीफ वो 4 स्टार हैं, वो इनके नीचे आ गए, और आर्मी चीफ भी ये खुद ही हैं। लिहाजा अब जो फैसला है उसमें अथॉरिटी वो आ गई है जनरल आसिम मुनीर साहब के पास। तो अब अगर आपने गजा फोर्स भेजनी है, पहले अगर कोई डिबेट हो रही थी, तो अब उसमें किसी को डिबेट करने की जरूरत नहीं है। अब जनरल आसिम मुनीर साहब चाहें तो वो विटो करके और भिजवा सकते हैं। ये जरा बताइए। जी बिल्कुल, ये तो देखे ना, यही तो है ना, ये इन आर्टिकल 243 में ये भी है, और साथ ही जो स्ट्रेटेजिक कमांड है उसके ऊपर जो तैनाती होनी है वो भी एक चीज है। तो वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स यानी नेशनल कमांड अथॉरिटी तो प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक कमांड जो है उसके ऊपर जो आपने लेफ्टिनेंट जनरल लगाना है वो किसकी मर्जी से होगा? ऑब्वियसली वो चीफ ऑफ डिफेंस और आर्मी चीफ की मर्जी से होगा। वो उसमें लिखा तो गया ये हाँ जी, लिखा गया है। तो ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट से मुताल्का है। तो अब ये सारे मामलात एक ही कमांड के नीचे करने का मकसद ये है कि डिसीजन जो है वो फौरी तौर पर एग्जीक्यूट ले लिया जाए और उसको फिर एग्जीक्यूशन में डाल दिया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह का जो स्ट्रक्चर कायम किया जा रहा है, रीस्ट्रक्चरिंग जो की गई है, तो मैं तो ऑब्वियसली ना आप है ना मैं हूं ना कोई सियासतदान है जिसने इस तरह के ओहदे के ऊपर फाइज होना है, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ का जो ओहदा था ये पहले रोटेशन पे होता था, यानी कि एयर चीफ भी हो सकते थे, नेवल चीफ भी हो सकते थे। ये जनरल मुशर्रफ ने जब दोनों अपने पास रखे तो उसके बाद से फिर ये आर्मी के पास ही चला आ रहा है। लेकिन अब हमने देखा कि इंडिया के साथ मई में जब ये सारा मामला हुआ, उन्होंने हमले किए और एयरफोर्स ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। तो और इससे पहले भी जब 2019 में बालाकोट वाला मामला हुआ था जी, तो उस वक्त भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ था उसके एक शुरुका ने मुझे ये बात बताई थी कि उस वक्त भी जो पाकिस्तान का रिस्पांस जो था उसमें एक 4 स्टार जनरल जो थे वो रुकावट डाल रहे थे और वो कह रहे थे नहीं इस तरह नहीं करना। तो अब भी ऐसा हुआ। फखर भाई, ये चीज रिकॉर्ड पे आ चुकी है। डॉक्टर शीरी मजारी जो उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में मौजूद थी, वो ये चीज रिकॉर्ड पे ला चुकी हैं कि जनरल बाजवा ने अपोज किया था, वो हीरो हुज्जत से काम ले रहे थे, और एयर चीफ ने कहा था कि हमें एग्रेसिवली इसका रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर हयात का भी यही ख्याल था। और फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने प्राइम मिनिस्टर के जो हेड कर रहे थे उनमें फिर उस फोरम पे फैसला हुआ था कि हमने जवाब देना है। ये चीज रिकॉर्ड पे आ चुकी है। जी बिल्कुल, इस दफा भी जो सूरत हाल थी ना वो कुछ इस तरह से थी कि जो पाकिस्तान को कहा गया था कि जी देखिए पहलगाम का हो गया है, अब इंडिया थोड़ा सा रिटेलिएट करेगा, वो 4-5 जगह पे स्ट्राइक करेगा, तो आपने आगे से जवाब नहीं देना है। अच्छा, वो तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये आप एक जगह पे वो कर लें? ये तो जेडी वांस जो अमेरिका के नायब सदर हैं उनका इंटरव्यू भी आ गया था। जी हाँ। तो एयरफोर्स ने फिर जब दिया, हालांकि रिलक्टेंसी थी, और फिर एयरफोर्स ने जब जवाब दिया तो उसके बाद इंडिया के जो तैयारे गिरे और उनको निशाना बनाया गया।
तो फिर मोदी के होश ठिकाने आ गए, वो तो कुछ और उसमें थे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो सिनर्जी जिसकी बात आप कर रहे थे, अब अगर एक बंदा जो है वो बैठ के यस और नो का फैसला करेगा, तो ये मैं नहीं कह रहा, जो खतरनाक है ना? ये मैं आपको क्या बता रहा हूं कि 27वीं तरमीम में जो सबसे खतरनाक मामला है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से वो ये मामला है। ये 243 में ये जो रिस्ट्रक्चरिंग की गई है, ये सबसे खतरनाक मामला है। उसकी दो वजूहत हैं। उसमें पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उसके हवाले से जो अमेरिका में ज्यूज और कादियानी लॉबीज हैं, उनकी मनफी नजरें जो थी एक अरसे से थी, और वो पाकिस्तान में जनरल कमर जावेद बाजवा की तैनाती में इस किस्म की जो लॉबीज थे, उन्होंने 2016 में ये काम शुरू किया था। और फिर चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर हयात जो थे, मुझे मेरे डिफेंस सोर्सेज ने ये बात कंफर्म की है कि जनरल बाजवा कुछ ना कुछ डिलीवर करना चाह रहे थे न्यूक्लियर एसेट्स के हवाले से, लेकिन उनको कहा गया कि आप ये काम मत करें। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकीमन जो थे वो आपकी स्ट्रेटेजिक कमांड में थे, और उनको ये वादे तौर पर कहा गया कि इस तरह का कोई भी काम अगर किया गया तो फौज के अंदर खुदा न खास्ता बगावत हो सकती है। तो अब भी सूरत हाल जो है, जो कहने वाले हैं, जो सराय हैं, वो यही कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम है ये कंटिन्यूएशन है, यानी जनरल बाजवा और फिर उसके बाद ये PDM 1 और PDM 2 जो है ये वो कंटिन्यूएशन है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि ये सबसे खतरनाक मामला है। अब आप ये देखें कि यहाँ पे तो सारा क्रेडिट जो है ये वजीर आजम शहबाज शरीफ जो हैं, वो तो हर काम में, कौन सा ऐसा काम है जिसमें वो नहीं कहते कि जी ये फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने नहीं किया। वो तो हर जगह पे कहते हैं ये सारा कुछ उनका SIFC ले लें, जो यू नेम इट, खारजा पॉलिसी, डिप्लोमेसी, मिलिट्री डिप्लोमेसी, और ये सारा कुछ, सारा क्रेडिट जो है उनके उसमें डालते हैं। अब इसके हवाले से अर्जेंसी थी, और इस अर्जेंसी को इन्होंने फटाफट जिस तरीके से ये किया है, अब आप देखें ना कि वो उजलत में ख्याल आ गया जाहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस पाकिस्तान होने का। अब वो जो सेनेट से पास हुई थी अब वापस जाएंगे, लेकिन वो जो अबरो साहब थे PTI के, वो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया था। अच्छा, अब वो क्या अपना रेजिग्नेशन वापस देंगे, या आप ये कहेंगे कि जनाब के अभी जो है ना उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया? तो फखर भाई ये भी देखें, ये जो खतरनाक तरमीम है कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी, उसमें चेंजेस और एब्सोल्यूट अथॉरिटी एक दे दी गई है फर्द वाहिद को। और ये दो वाकयात हुए, और उन दो वाकयात के बाद, और मुझे अच्छी तरह याद है कि जनरल जुबैर हयात जो चेयरमैन थे, उन्होंने एक स्पीच की थी NDU में, और वो टीवी पे NDU में स्पीच उनकी चलना शुरू हो गई। उसके बाद उस वक्त के ISPR ने वो तकरीर रुकवा दी थी। जी हाँ, ठीक है जी। तो ये जो चेयरमैन जॉइंट स्टाफ हैं हमारे, ये पहले दिन से ही इनके लिए मसला बनते रहे। फिर एक और चीज भी आपको मैं बता दूं कि जब जनरल नदीम रजा को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया इमरान खान साहब ने, उस वक्त बाकायदा तौर पे इसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई थी कि ये खबर कैसे आई और कैसे बन गए। ये भी उस वक्त के जनरल बाजवा अपने नॉमिनी को लाना चाहते थे। जी और ठीक है ना जी, ये चीज भी है। और दूसरा आपने कहा कि कंटिन्यूएशन, तो वो क्या एजेंडा होगा, क्योंकि जनरल बाजवा को भी अपॉइंट किया नवाज शरीफ साहब ने, और जनरल आसिम मुनीर साहब को भी अपॉइंट किया नवाज शरीफ साहब ने, और दरमियान में इतना कुछ हुआ, लेकिन वापस आके ड्राइविंग सीट पे आखिर में आके वही आगे बैठ गए।
और ये रिजीम चेंज ऑपरेशन करना पड़ा। हर्डल्स क्या, कौन सी हर्डल थी जिनको ये सारा कुछ करके वो हटाया गया है, और आने वाले दिनों में हम किसी खतरनाक इकदामात का सामना कर सकते हैं? देखिए ना, अब आपने देखा कि अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं, उनके बड़े करीबी जो कांग्रेसमैन है जो विल्सन, वो एक बिल लेकर आ रहे थे, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट। जी हाँ। और वो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट जो था वो पाकिस्तान की मिलिट्री से रिलेटेड था। जी हाँ। तो वो ड्राफ्ट भी तैयार हो गया, वो पेश भी हो गया, लेकिन वो रुका हुआ है। रुका हुआ है। इस दौरान ये सारा आपको पता है लंच हो जाता है, और उसके बाद ये मिडल ईस्ट की सूरत हाल है, एक और मीटिंग हो जाती है, ये सब कुछ। तो अब आप खुद सोचिए कि अमेरिकन ही कहते हैं कि देयर इज नो फ्री लंच, और वो भी व्हाइट हाउस में। तो अब जो इन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो अगर आप देखें कि ये वहां पे चले जाते हैं, एक हफ्ता रहते हैं, डीजीआई भी वहां पे थे, वो भी एक हफ्ता वहां पे रहते हैं, फिर वो लंच हो जाता है। अब वो लंच दो लोग थे, या तो फील्ड मार्शल साहब थे उसमें, और या फिर डीजीआई थे, बाकी तो और कोई नहीं था, आपका सफीर भी नहीं था। तो अब बात ये है कि वहां पे कौन सी चीजें तय हुई। तो जो पटारी खुली है बाद में, या पटारी में से जो चीजें सामने आई हैं, वो आपके सामने आ गया कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए मिडिल ईस्ट की सिचुएशन, वहां पर एक मुस्लिम फोर्सेस की फोर्स जो है वो भिजवाना, और तुर्की जिसके ताल्लुकात हैं, जिसकी तिजारत है, उसको इजराइल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन तुर्की वहां पे रिकंस्ट्रक्शन जो होगी गाजा की, उसमें तुर्की की कंस्ट्रक्शन कंपनी आएंगी। पाकिस्तान जिसके सफारती ताल्लुकात नहीं है, जिसका कोई मामला नहीं है बजाय ऐसे पर्दा, तो बहुत सारी मालूमात हैं। तो पाकिस्तान की फौज जो है वहां पे जा सकती है, इंडोनेशिया की फौज जा सकती है, और इसको ना यकसर इसकी तरदीद की कि नहीं जाएगी, बल्कि ये कहा कि अभी फैसला नहीं हुआ, फिर ये कहा कि जी पार्लियामेंट इसका फैसला करेगी। तो पार्लियामेंट ने जो फैसले आज किए हैं 27वीं तरमीम के हवाले से, यही फैसला पार्लियामेंट ने करना है। तो इसमें कौन सी ऐसी ढकी छुपी बात रहेगी, ये तो अब रबर स्टैंप है। अब जरा तो डॉट्स को मिलाएं। जी जी, डॉट्स अब मैं आपको जी मैं आपको एक बात बता दूं कि जो वाकफाने हाल हैं उनका ये कहना है कि 2016 या उस दौरान जब हमारे ख्वाजा आसिफ साहब जो थे वजीर दिफा थे, उनका अमेरिका का दौरा होता है। अमेरिका के दौरे में जी हाँ, वहां पर उनके साथ किसी एक साहब की मीटिंग होती है, और वो उनके बारे में ये बताया गया है कि जी वो CIA के, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन ही कराया कि जी आई एम ए CIA एजेंट, और फिर वो वहां पर उनकी मुलाकात जो है वो किसी मुबैना जो कम्युनिटी के हेड है उनसे करवाते हैं, और वो कहते हैं कि आपने जनरल बाजवा, कमर जावेद बाजवा जो है, नवाज शरीफ साहब को आपने कहना है कि ये आपके नेक्स्ट आर्मी चीफ होने चाहिए, और अकॉर्डिंगली फिर वो सारा सिलसिला हो गया। अब जो सूरत हाल सामने आई पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के हवाले से, कि उनको अमेरिका ये चाहता है कि वो पाकिस्तान सेंटकॉम की निगरानी में चले जाएं, या उसमें मुतअद्दिद बात कोशिश की गई, लेकिन जो चेयरमैन जॉइंट स्टाफ साहब थे जुबैर हयात, जिनका आपने बताया भी, तो आप ये देखें कि एक तो ये इंसिडेंट है, एक जो इमरान खान जब रशिया का दौरा करते हैं, तो जनरल बाजवा जो थे वो एक से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें बैठकर खारजा पॉलिसी के ऊपर उस दौरे के हवाले से वो स्टेटमेंट दे देते हैं। तो जनरल बाजवा जो थे वो ऑन हिज ओन एक्ट कर रहे थे, मतलब जो कश्मीर का इशू है आर्टिकल 370, जिसको इंडिया ने स्क्रैप किया, तो आप खामोश हो गए। फिर भारतीय वजीर आजम का पाकिस्तान का दौरा भी तय करवा लिया गया था, जिसके बारे में
इमरान खान ने कहा था हाँ मैंने कुछ सुना है कि कश्मीर पे या उस पे कुछ हो रहा है, तो उन्होंने स्नप कर दिया था। तो हाँ ये बात तो पता चल गई कि पैरेलल एक सिस्टम चल रहा था, और उसमें उसमें अमेरिका का इतना जो आपके साथ अच्छा होना जो था, और आपके बहुत सारे मामलात में आपके साथ वो अक्सर सरफेस नजर कर रहे थे। अब आप देखिए एक तरफ कांग्रेसमैन पाकिस्तान डेमोक्रेसी लॉ की बात करते हैं, बिल की बात करते हैं, और दूसरी तरफ ये लंच हो जाता है। और अमेरिकी तारीख में जो है ये शायद अपनी नौयत का पहला या दूसरा ऐसा वाकया है जिसमें अमेरिकी सदर प्रोटोकॉल को साइड पर रखकर किसी यूनिफॉर्म पर लोग बंदे से मिल रहे हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मामला कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट मामला यह है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, इजराइल को तस्लीम करने का मामला है, गजा में फोर्स डिप्लॉय करनी है, और पाकिस्तानी फोर्स तो इस वक्त जो है वो ऐसे समझी जा रही है, ऐसे माना जा रहा है कि ये तो अगर अपने लोगों पे जो है वो कोई जुल्म करने से पीछे नहीं हटते या एक्शन लेने से पीछे नहीं हटते जिसके अभी रिसेंटली वाकयात आप देख भी चुके हैं। तो गाजा में हमास, अच्छा अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी कुछ फलस्तीनी लोगों से बात हुई, तो उन्होंने ये जो गाजा में पाकिस्तान का जो रोल है उन्होंने इसको बड़ा खतरनाक डिक्लेयर किया। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तानी फौज हमास से उलझ गई या तो ये तो इसके बड़े सीरियस रिपरकशंस जो है ना वो सामने आएंगे।